आज का टॉपिक है फिजियोलॉजी एंड ग्रोथ रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके लिए जो भी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है उसके बारे में सबसे पहले जानेंगे। इसमें पहला आ जाता है मैक्रो न्यूट्रिएंट। देखिए न्यूट्रिएंट दो टाइप के होते हैं, पहला जो होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट और दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट जो होता है वो लार्ज अमाउंट में रिक्वायरमेंट होता है, जबकि माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है वो बहुत कम अमाउंट में रिक्वायरमेंट होता है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट के आगे रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट, रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट। देखिए अब मैक्रो न्यूट्रिएंट में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। पहला आ जाएगा कार्बन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उसके बाद फास्फोरस और सल्फर। देखिए सबसे पहला दिया है कार्बन, ठीक है। तो कार्बन का रिक्वायरमेंट कहाँ होता है माइक्रोब्स के लिए? कार्बन का रिक्वायरमेंट कहाँ होगा? सेल स्ट्रक्चर में। सेल स्ट्रक्चर में, सेल स्ट्रक्चर किससे किससे मिलकर बना होता है? ये प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बना होता है। प्रोटीन बोल सकते हैं, लिपिड बोल सकते हैं। यानी कार्बन का यूज कहाँ रहेगा? सेल स्ट्रक्चर में, या फिर बोल सकते हैं प्रोटीन या फिर लिपिड में रिक्वायरमेंट होगी कार्बन की। उसके बाद आ रहा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट कहाँ होगा? नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट जो होगा अमीनो एसिड में होगा, ठीक है। नाइट्रोजन का जो रिक्वायरमेंट होगा अमीनो एसिड में होगा, अमीनो एसिड। और इसका रिक्वायरमेंट एक जगह और होता है न्यूक्लियोटाइड में। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड्स में रिक्वायरमेंट होता है नाइट्रोजन का, जिसमें आरएनए या फिर बोल सकते हैं डीएनए आता है। न्यूक्लियोटाइड में आरएनए या फिर डीएनए में बनाने में किसका हेल्प होता है? नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट होता है। उसके बाद आता है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। इसका यूज होता है वाटर में। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का यूज वाटर में होता है। और दूसरा यूज होता है इसका रिडॉक्स रिएक्शन में। जो भी रिडॉक्स रिएक्शन होता है उसमें यूज होता है वाटर एंड हाइड्रोजन का। इसके बाद आता है फास्फोरस। फास्फोरस का यूज होता है एटीपी में और न्यूक्लिक एसिड में। न्यूक्लिक एसिड में किसका यूज होता है? फास्फोरस का। लास्ट आता है सल्फर। सल्फर का यूज कहाँ होता है? सब अमीनो एसिड, सम अमीनो एसिड और विटामिन में। सल्फर का यूज कुछ अमीनो एसिड में और विटामिन में होता है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें पहला आएगा मैक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब जो भी न्यूट्रिएंट है वो लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड होगा। इसमें पहला आता है कार्बन। कार्बन क्या करता है? सेल स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है या फिर प्रोटीन लिपिड के ग्रोथ में हेल्प करता है। उसके बाद नाइट्रोजन आता है। नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट कहाँ होता है? अमीनो एसिड में होता है या फिर न्यूक्लियोटाइड्स में बोल सकते हैं, जिसमें आरएनए एंड डीएनए आएगा। उसके बाद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आता है, जिसका जरूरत वाटर के लिए होता है या फिर बोल सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन के लिए जरूरत होता है। उसके बाद आता है फास्फोरस। फास्फोरस का रिक्वायरमेंट एटीपी में और न्यूक्लिक एसिड में होता है। उसके बाद आता है सल्फर, जिसका रिक्वायरमेंट कुछ अमीनो एसिड में होता है या फिर विटामिन में होता है। ये सब क्या थे? ये जितने भी हमने पढ़े ये सब मैक्रो न्यूट्रिएंट है। इसके बाद हम लोग देखते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में। दूसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होता है? माइक्रो न्यूट्रिएंट से पता चल रहा है माइक्रो मीन्स स्मॉल, यानी जो भी न्यूट्रिएंट है वो स्मॉल अमाउंट में जरूरत होता है, स्मॉल अमाउंट में जरूरत होता है, ठीक है। माइक्रो न्यूट्रिएंट में कौन कौन सा आता है? आयरन, जिसका सिंबल होता है Fe। उसके बाद आता है जिंक, जिसका सिंबल होता है Zn। फिर आता है कॉपर, जिसका सिंबल होता है Cu। और लास्ट दिया है माइक्रो न्यूट्रिएंट में मैग्नीज। मैग्नीज का सिंबल क्या होता है? Mn होता है। ये एक्ट करता है एज कोफैक्टर, एक्ट एज अ कोफैक्टर फॉर एंजाइम, यानी एंजाइम के लिए कोफैक्टर का ये काम करता है, कोफैक्टर फॉर एंजाइम। मैग्नीज क्या करेगा? एक्ट एज कोफैक्टर फॉर एंजाइम, यानी एंजाइम के लिए मैग्नीज क्या करेगा काम? कोफैक्टर का काम करेगा। ये किसमें आएगा? माइक्रो न्यूट्रिएंट में आएगा। एक बार और रिवाइज कर लीजिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट में कौन कौन सा आएगा? आयरन, जिंक, कॉपर एंड मैग्नीज। मैग्नीज किसका काम करेगा? कोफैक्टर का काम करेगा। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें न्यूट्रिशन किस किस टाइप से होते हैं। पहला है ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स में
जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा वो खाना अपना खुद ही बनाएगा। उसके बाद आता है हेटरोट्रॉप्स, यानी ये दूसरे पे डिपेंड रहेगा भोजन लेने के लिए अपना। उसके बाद फोटोट्रॉप्स, यानी ये लाइट पे डिपेंड रहेगा अपना खाना लेने के लिए। लास्ट आता है कीमोट्रॉप्स। कीमोट्रॉप्स जो होगा डिपेंड होगा केमिकल पे अपना खाना बनाने के लिए। देखिए अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स के एग्जाम्पल होते हैं साइनोबैक्टीरिया एंड नाइट्रोसोमोनास। दो एग्जाम्पल हैं इसके ऑटोट्रॉप्स के, साइनोबैक्टीरिया एंड नाइट्रोसोमोनास। उसके बाद हेटरोट्रॉप्स के एग्जाम्पल होंगे ई कोलाई एंड सैल्मोनेला। ई कोलाई एंड सैल्मोनेला किसके एग्जाम्पल होंगे? हेटरोट्रॉप्स के। तीसरा है फोटोट्रॉप्स। फोटोट्रॉप्स के एग्जाम्पल एक ही है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। उसके बाद लास्ट है कीमोट्रॉप्स। कीमोट्रॉप्स के दो एग्जाम्पल है, नाइट्रोबैक्टर एंड थायोबैसिलस। कीमोट्रॉप्स के कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे? नाइट्रोबैक्टर एंड थायोबैसिलस। ये क्या है? न्यूट्रिशन के टाइप है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। पहला हुआ ऑटोट्रॉप्स में साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास, दूसरा हेटरोट्रॉप्स में इसमें होगा ई कोलाई एंड सैल्मोनेला। उसके बाद फोटोट्रॉप्स में पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, और लास्ट है कीमोट्रॉप्स में नाइट्रोबैक्टर एंड थायोबैसिलस। ये एग्जाम्पल हो जाएंगे, ये आप जरूर याद कर लीजिएगा। अब देखेंगे टेम्परेचर रिक्वायरमेंट के हिसाब से माइक्रोब्स को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। टेम्परेचर रिक्वायरमेंट के हिसाब से सबसे पहला कैटेगरी आता है साइक्रोफाइल्स, उसके बाद आता है मीसोफाइल, फिर थर्मोफाइल्स एंड लास्ट आता है हाइपोथर्मोफाइल्स। जो साइक्रोफाइल्स होता है ये -5 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को झेल सकता है। उसके बाद मीजोफाइल जो होता है इसमें 20 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। थर्मोफाइल्स जो होते हैं इसमें 45 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस के बीच रहते हैं। और हाइपोथर्मोफाइल्स जो होते हैं ये 80 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे एवं टेम्परेचर पे पाए जाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके एग्जाम्पल। साइक्रोफाइल्स के एग्जाम्पल हैं पोलैरोबैक्टर एंड ओशियानिक बैक्टीरिया। साइक्रोफाइल्स के एग्जाम्पल क्या है? पोलैरोबैक्टर या फिर ओशियानिक बैक्टीरिया। उसके बाद मीजोफाइल के एग्जाम्पल क्या है? ई कोलाई एंड एस एरियस। ये मोस्ट पैथोजेनिक है। मोस्ट पैथोजेनिक कौन है? एस एरियस, मोस्ट पैथोजेन। सबसे ज्यादा पैथोजन कौन है? एस एरियस। किसमें पाया जाएगा? मीसोफाइल में। टेम्परेचर कितना होगा? 20 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। इसके बाद है थर्मोफाइल्स। थर्मोफाइल्स के लिए टेम्परेचर क्या होता है? 45 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका एग्जाम्पल है थर्मस एक्वेटिक्स। थर्मस एक्वेटिक्स इसका एग्जाम्पल हो गया थर्मोफाइल्स का, थर्मस एक्वेटिक्स। एग्जाम्पल याद करने का भी तरीका आसान है। थर्म से आप लोग याद रखेंगे, थर्मोफाइल से थर्मस एक्वेटिक्स। लास्ट है हाइपर थर्मोफाइल्स जो कि 80 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे ज़्यादा टेम्परेचर में पाए जाएंगे। इसका एग्जाम्पल होगा पायरोलोबस फ्यूमरी। हाइपर थर्मोफाइल्स का एग्जाम्पल हो जाएगा पायरोलोबस फ्यूमरी। थर्मोफाइल्स का एग्जाम्पल हो जाएगा थर्मस एक्वेटिक। मीजोफाइल का एग्जाम्पल हो जाएगा ई कोलाई एंड एस एरियस। और साइक्रोफाइल्स का एग्जाम्पल हो जाएगा पोलैरोबैक्टर एंड ओशियानिक बैक्टीरिया। ये आपके टेम्परेचर रिक्वायरमेंट के हिसाब से माइक्रोब्स को कैटेगराइज कर दिया गया है। इसके बाद हम पीएच के हिसाब से, पीएच रिक्वायरमेंट के हिसाब से बैक्टीरिया को या फिर माइक्रोब। अब पीएच रिक्वायरमेंट के हिसाब से 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला ग्रुप जो है एसिडोफाइल्स का है जिसका पीएच होगा 1 से लेके 5 तक होगा। उसके बाद है न्यूट्रोफाइल्स जिसका पीएच 6 से लेके 8 तक होगा। उसके बाद आता है एल्कलीफाइल्स जिसका पीएच जो होगा 8 से लेके 11 तक होगा। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके एग्जाम्पल। एसिडोफाइल्स के एग्जाम्पल क्या है? लैक्टोबैसिलस एंड सल्फोलोबस। उसके बाद न्यूट्रोफाइल्स के एग्जाम्पल क्या है? ई कोलाई एंड सैल्मोनेला। और लास्ट जो है एल्कलीफाइल्स, इसके एग्जाम्पल क्या है? विब्रियो कोलेराई। ठीक है, तो इसमें आप लोग एग्जाम्पल याद कर लेंगे। एसिडोफाइल का जो है पीएच होता है 1 से 5 होता है। इसका एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस एंड सल्फोलोबस। उसके बाद न्यूट्रोफाइल्स है, इसका पीएच जो होगा 6 से 8 होगा। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ई कोलाई एंड सैल्मोनेला। उसके बाद एल्कलीफाइल्स है, इसका पीएच जो होता है 8 से 11 होता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा विब्रियो कोलेराई। अब देखेंगे ऑस्मोटिक एंड वाटर रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैसे कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहला आता है हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स में क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में साल्ट की नीड्स होते हैं, यानी
इसमें नीड हाई साल्ट। इसको क्या बोलते हैं? हेलोफाइट बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हेलोबैक्टीरियम। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हेलोबैक्टीरियम। फिर अगला देखते हैं ऑस्मोटोलरेंट। ऑस्मोटोलरेंट में क्या होता है? ये क्या कर सकता है? बहुत ही ज़्यादा साल्ट या फिर बहुत ही ज़्यादा शुगर में ग्रोथ कर सकता है। ये क्या कर सकता है? ऑस्मोटोलरेंट कैन ग्रो इन हाई साल्ट ऑब्लिक शुगर, यानी बहुत ज़्यादा साल्ट या फिर शुगर में ये ग्रोथ कर सकता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ऑस्मोटोलरेंट बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ठीक है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। इसके बाद आता है जीरोफाइल्स। ये किस में ग्रोथ कर सकता है? जीरोफाइल्स जो होते हैं ये ग्रोथ कर सकते हैं ड्राई कंडीशन में, कैन ग्रो इन ड्राई कंडीशन। जीरोफाइल्स कैन ग्रो इन ड्राई कंडीशन। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एस्परगिलस। इसका एग्जाम्पल है, जीरोफाइल्स का एग्जाम्पल है एस्परगिलस। देखिए हेलोफाइल्स का क्या होगा? ये हाई साल्ट कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हेलोबैक्टीरियम। उसके बाद ऑस्मोटोलरेंट, ये क्या करेंगे? ग्रो कर सकते हैं हाई साल्ट या शुगर कंडीशन में, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्टेफाइलोकोकस एरियस। उसके बाद जीरोफाइल्स, ये ग्रो कर सकते हैं ड्राई कंडीशन में, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एस्परगिलस। अब हम लोग देखेंगे बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व को। अब क्या देखेंगे? बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व को देखेंगे कि बैक्टीरिया कैसे ग्रोथ करते हैं, उसको कर्व के माध्यम से समझेंगे। यहाँ लिखा है बैक्टीरिया, यानी इस तरफ बैक्टीरिया ग्रोथ करेंगे और ये टाइम का एक्सिस है, यानी इधर टाइम दर्शाया गया है। देखिए इसमें सबसे पहला आता है लैग फेज आता है। लैग फेज में क्या होता है? कोई भी डिवीजन नहीं होता है, यानी लैग फेज में नो सेल डिवीजन, या फिर बोल सकते हैं नो डिवीजन। लैग फेज के बाद आता है लॉग फेज। लॉग फेज में क्या होता है? इसको एक्सपोनेंशियल फेज भी बोल सकते हैं। लॉग फेज को एक्सपोनेंशियल फेज बोला जाता है। और यहाँ क्या होता है? रैपिड सेल डिवीजन होता है। रैपिड डिवीजन होता है, रैपिड डिवीजन एंड मोर ग्रोथ। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ होता है और डिवीजन क्या होता है? तेज होता है। रैपिड सेल डिवीजन एंड मोर ग्रोथ होता है। स्टेशनरी फेज क्या होता है? स्टेशनरी फेज में क्या होता है कि न्यूट्रिएंट एक टाइम आने के बाद न्यूट्रिएंट क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। न्यूट्रिएंट खत्म होने के बाद जो भी डिवीजन हो रहा होता है वो स्टॉप हो जाता है और सेल डिवीजन कुछ देर के लिए रुक जाता है, यानी उसका अमाउंट उतना ही रह जाता है। जितने बैक्टीरिया होते हैं उसको मेंटेन किए रहते हैं। यहाँ क्या होगा? स्टेशनरी फेज में न्यूट्रिएंट खत्म हो जाएगा, यानी न्यूट्रिएंट डिप्लीट हो जाएगा, जिसकी वजह से सेल डिवीजन रुक जाएगा। उसके बाद जब न्यूट्रिएंट खत्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? डेथ होना स्टार्ट हो जाएगा। तब कौन सा फेज आ जाएगा? डेथ फेज हो जाएगा। यहाँ क्या होगा? डेथ तेजी से होगा, रैपिड डेथ, जिसकी वजह से क्या होगा? अमाउंट कम होते जाएगा माइक्रोब्स का। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व जो होता है ये एस शेप का होता है। देखिए एस शेप कैसे दिख रहा है? यहाँ देखिए एस बना रहा है, तो ये एस शेप का होता है। और कई बार एग्जाम में पूछता है तो इसका शेप कौन सा है? एस शेप, यानी इसको हम बोल सकते हैं सिग्मॉइड शेप का होता है। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व किस शेप का होता है? सिग्मॉइड शेप का होता है। सिग्मॉइड शेप का होता है, या फिर इसको हम लोग एस शेप का भी बोल सकते हैं। एस शेप।